ठीक है, अब समझते हैं पॉइसन अनुपात क्या होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, जगह हम क्या लेते थे अगली बार, हर बार हम लोग कैसा ले रहे थे, ये रॉड है, मान लो हमारा मोटा सा है, ठीक है, ठीक है, इसका लंबाई मान लो पहले कितना था, L था। तो अब इसको खींचेंगे, खींचेंगे तो क्या होगा, इसका लंबाई बढ़ेगा ना, लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया। लंबाई कितना हो गया, L प्लस डेल्टा L। पर हम लोग एक चीज़ ध्यान नहीं दे रहे थे कि जब हम इसको खींच रहे थे, इसका जो एरिया है, जो ये था, जो त्रिज्या है इसकी, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसके त्रिज्या में भी तो कमी हो रही है। लंबाई तो बढ़ रहा है पर त्रिज्या क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो कम हुआ, साइड वाइज जो कम हुआ, वही उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्श्विक विकृति, है ना। पार्श्विक विकृति, इंग्लिश में लेटरल स्ट्रेन। लेटरल मतलब जो मुख्य शाखा है उससे अलग, है ना, उससे अलग, उसके साइड में। तो जो हम लोग बल लगा रहे हैं वो ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, पर क्या है, खींचने में क्या हो जा रहा है, ऐसे खींच रहे हैं तो ये ऐसे दब रहा है, इसका जो रेडियस है पतला हो रहा है वो, है ना। ऐसे खींचे, ऐसे पतला हो रहा है, ठीक है ना। मतलब लंबाई तो बढ़ गया पर रेडियस मान लो यहाँ पे R था, तो यहाँ पे क्या हो गया, R माइनस डेल्टा R हो गया, कम हो गया, रेडियस क्या हो गया, कम। मतलब जैसे जैसे हम तार को खींच रहे हैं तो लंबाई के साथ साथ उसकी जो त्रिज्या है वो कम हो रही है। तो ये त्रिज्या में कमी, ये जो कमी वाला चीज़ है, ये कैसा है, इसको बोलते हैं पार्श्विक विकृति या बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। ये क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा R अपॉन शुरुआत में R था, चेंज कितना हो गया, डेल्टा R। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया है कि चूँकि इसमें बल लगा है, लंबाई बढ़ी पर जो है त्रिज्या क्या है वो घट गई। एक ही साथ लंबाई तो बढ़ रही थी पर उसी में त्रिज्या घट गई, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाए हैं, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है, लंबाई बढ़ाने पर त्रिज्या में कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे मास लगा है, लेटरल स्ट्रेन है, ठीक। अच्छा बताओ, ये जो लंबाई बढ़ी है वो कौन सा स्ट्रेन था, वो कौन सी विकृति थी, वो यहाँ पे है अनुदैर्ध्य, याद नहीं आ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। यहाँ पे जो मान लो F बल बता देता हूँ, F लग रहा था, ठीक है। तो जो लंबाई में जो चेंज हुआ है वो कौन सा विकृति हुआ, अनुदैर्ध्य है। त्रिज्या में लंबाई तो बढ़ रही है पर त्रिज्या में कमी हो गई लंबाई की वजह से, सो वो कैसा है तुम्हारा, लेटरल स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तुम्हारा कितना आएगा, डेल्टा L चेंज कितना हुआ, डेल्टा L चेंज हुआ ना, कितना चेंज हुआ ना, अपॉन L, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखो यही होता है पॉइजन रेशियो, समझ, अब आ गया पॉइजन रेशियो। तो जो पॉइजन रेशियो होता है उसको उसको भी सिग्मा से दर्शाते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, सिग्मा दर्शाते हैं। तो सिग्मा बराबर जो पॉइजन रेशियो है, पॉइजन अनुपात है, वो क्या होता है वो, ठीक है। तो पॉइजन अनुपात क्या होता है, पार्श्विक विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है ना। जो हमारा लंबाई में, मतलब यहाँ पे लंबाई में जो हम लोग एक्चुअल करना चाह रहे थे और जो साइड वाइज हो रहा है, मतलब लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कैलकुलेट करो, रखो यहाँ पे कितना है, इसको क्या रखेंगे, माइनस डेल्टा R अपॉन स्मॉल r, और यहाँ पे डेल्टा L अपॉन L। यही तुम्हारा क्या है, पॉइजन अनुपात। इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, L ऊपर जाएगा, L अपॉन R माइनस में इंटू डेल्टा R अपॉन डेल्टा L। ये तुम्हारा क्या है, पॉइजन रेशियो है। समझने की कोशिश करो, चूँकि ये भी विकृति है, कोई मात्रक नहीं, ये भी विकृति है, कोई मात्रक नहीं, तो इसका भी क्या होगा, कोई मात्रक
नहीं होगा, ना तो मात्रक होगा, मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं होगा। अब इसके मान के बारे में थोड़ा समझते हैं। मान इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर ये पूछता है किसका, सैद्धांतिक सिग्मा का सैद्धांतिक मान क्या होता है, कभी भी -1 से 1/2 होता है, -1 से 1/2 के बीच में होगा सैद्धांतिक मान। पर इसका जो है प्रायोगिक मान कभी भी क्या होता है, ठीक है, प्रायोगिक मान क्या होगा, 0 से 1/2 के बीच में होता है। मतलब इसका 0.5 से आधा से लेके 0 तक के बीच में इसका मान आएगा प्रायोगिक रूप से, और सैद्धांतिक रूप से -1 से 1/2 पे आएगा। एक चीज़ लास्ट और समझ लेंगे, सिग्मा का जो मान होता है वो क्या करता है, वह पदार्थ पे निर्भर करता है। पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, हमारा हो गया सिग्मा, ठीक है। पॉइसन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम आगे हैं अपने नए टॉपिक पे, क्या है, प्रत्यास्था गुणांक, इलास्टिक मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने अभी बताया नहीं, 3 ठो है, ठीक है। हम उसको प्रॉपर्ली समझते हैं। पहले तो ये बात कहाँ से आया था, बात आया था हुक्स लॉ से। हुक लॉ ने क्या बताया था, जो सिग्मा है, सिग्मा मतलब यहाँ पे जो मैं सिग्मा बोल रहा हूँ वहाँ प्रतिबल बोल रहा हूँ, प्रतिबल जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, विकृति के, है ना, अपसाइलन के, ठीक है। ये बताया था हुक्स लॉ ने। तो फिर क्या बोल दिया कि वो सिग्मा क्या हो जाएगा, इक्वल टू के अपसाइलन। तो यहाँ पे के बराबर क्या आया, सिग्मा अपॉन अपसाइलन, मतलब प्रतिबल बटे क्या, विकृति। तो मतलब जो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक, है ना, प्रत्यास्था गुणांक, इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, ये होता है। अब चूँकि जो विकृति होता है, जो प्रतिबल होता है, वो कई टाइप का होता है, ठीक है। तो उसका कई सारा क्या होगा, टाइप होगा। प्रतिबल और विकृति कई प्रकार के हैं, तो उसका कई सारा जो है टाइप होगा। उसी तरह प्रत्यास्था गुणांक भी कई प्रकार के होंगे। तो पहला हम लोग एक लाइन से समझते हैं। पहला आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होगा, इसको वाई से दर्शाते हैं। तो वाई यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई बराबर क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। पहले तो ये इसका डायग्राम याद करते हैं। क्या था, ऐसे फिक्स था, एक रॉड लिए थे, ठीक है, रॉड लिए थे। अब उसका एरिया मान लो ए है, कितना है उसका एरिया, ए है, उसी पे बल लगा रहे हैं एफ, ठीक है। बल लगाने के बाद क्या हुआ, उसका लंबाई में परिवर्तन हुआ, कुछ चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल चेंज हुआ। पहले एल था और बाद में क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। तो बताओ इससे प्रतिबल कितना लगा, प्रतिबल लगा एफ बटे ए, प्रति एकांक जो है तुम्हारा क्षेत्रफल पे जो बल लगा, चूँकि ये बल लगा इसके अपोजिट में प्रतिबल लगता है, ठीक है। तो वो तुम्हारा
प्रत्यानयन बल है, बल बटे ए, ये हो गया तुम्हारा प्रतिबल। ठीक, अब अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो परिवर्तन हुआ लंबाई में वो और ओरिजिनल लेंथ। तो फार्मूला क्या बन गया? y बराबर क्या हो गया? F बाई ए अपॉन, ऐसे लिख देता हूँ, ये आ गया तुम्हारा फार्मूला। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? यही होगा, है ना, बल बटे एरिया, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है, ये जो मैंने बल लगाया है, ठीक है, जो बल लगा है, मान लो ये भार की वजह से आया है। किसकी वजह से आया है? भार की वजह से। तो भार की वजह से बल कितना होगा? बड़ा वाला m गुणे जी। मान लो इस पदार्थ का जो भार था वो क्या है? m है, ठीक है ना, m भार की वजह से आया है। और चूंकि ये एरिया है, ये वृत्त दिख रहा है, वृत्त, तो उसका त्रिज्या मान लो r है, तो एरिया निकाल लोगे, बल भी पता है तो रख सकते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं रख के, तो क्या हो जाएगा? F बराबर बल कितना है? m गुणे जी है, ठीक है ना। लोड जो उसका द्रव्यमान m था, उसके वजह से उस पर एक भार लगता है, भार लग रहा है, वो भार वाला बल है, mg हो गया। एरिया कितना होगा? एरिया, ये वृत्त का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो रखो पाई आर स्क्वायर। लेंथ का तो कुछ नहीं है, जैसा था वैसे ही रख देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा यंग मॉडुलस है। इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर लेंगे। बस समझ गए कि मतलब जो एरिया, यहाँ पे मैंने एरिया बस लिख दिया था, अब बोल दिया कि जब भाई रॉड दिया है, उसका त्रिज्या r है, तो तुम क्षेत्रफल निकाल दो ना भाई, पाई आर स्क्वायर, हमको पता है ना वृत्त का ही क्षेत्रफल होता है। और बल के बारे में नहीं बोला है, तुम्हें जब द्रव्यमान दिया है तो उस पर जो भार लगेगा वही तुम्हारा बल है, m गुणे जी। उसी तरह हो गया काम। तो यहाँ पे जो y है, वही y क्या है तुम्हारा? यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, ठीक है। जो y का मान होता है वो पदार्थ पर निर्भर करता है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये ऐसे नहीं कि ये लंबाई पे या त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता, इन सब पे निर्भर नहीं करता, वो ठोस के पदार्थ पे निर्भर करता है, वो पदार्थ का गुण है, पदार्थ का अभिलक्षण है, सो वो पदार्थ पे निर्भर करता है, लंबाई और इस पे नहीं, ठीक है। दूसरा कौन सा प्रत्यास्था गुणांक है? नाम से ही समझ में आ जाएगा, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, है ना। उसका क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। सिंपल सी बात है। क्या फार्मूला बनेगा? इसको b से दर्शाते हैं। किससे? आयतन प्रत्यास्था गुणांक से दर्शाते हैं b से। p बराबर क्या होगा? आयतन प्रतिबल, पढ़ चुके हैं, बटे आयतन विकृति, मतलब करो, वही होगा बल अपॉन क्या? बल अपॉन क्या होगा यहाँ पे? प्रतिबल, ये या कुछ और होगा, समझते हैं अभी। आयतन विकृति में क्या होगा? डेल्टा v अपॉन v। पर ऐसा बात है नहीं एक्चुअली में, तब इसको डायग्राम से समझेंगे कि भाई इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। ये ऐसा काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब चल क्या रहा है, डायग्राम से समझेंगे इसको, ठीक है। एक चीज़ जो मैं आगे भी आगे मैं एक फ़ोटो में दिखा दूंगा कि प्रतिबल, लोग बहुत कंफ्यूज है। प्रतिबल का फार्मूला भी F अपॉन ए है, और एक दाब होता है, ठीक है, दाब में भी F अपॉन ए है, तो कन्फ्यूजन होता है कि दाब प्रतिबल क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है।
एक्चुअली जो दाब होता है ना वो हमेशा लंबवत लगता है, प्रतिबल लगता है, ठीक है। और कभी भी वो क्या होगा, संपीड़न वाला काम करेगा, है ना। प्रतिबल क्या होगा, हमेशा लंबवत होता है और संपीड़न का काम करता है। सॉरी, दाब दाब कभी भी लंबवत होता है और संपीड़न का काम करता है। पर प्रतिबल क्या है, लंबवत भी हो सकता है और टेंजेंशियल मतलब जो स्पर्श रेखा की तरह भी हो सकता है। मैंने बताया ऐसे भी लग सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही लगे, हर बार ऐसे लगे जरूरी नहीं है, ऐसे भी लग सकता है। प्रतिबल देखे थे हम लोग, है ना, जैसे उसमें शियरिंग जो देखे थे उसमें क्या ऐसे लग रहा था। तो प्रतिबल लंबवत भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, किसी एंगल पे भी लग सकता है, पर दाब हमेशा लंबवत लगता है, ठीक। और ये इसमें संपीड़न भी होता है और क्या होता है, तनन भी होता है। मतलब इसको खींच भी सकते हैं और दबा भी सकते हैं, है ना, कंप्रेस भी कर सकते हैं, टेंसाइल भी कर सकते हैं। ये दोनों ये इसका बेसिक अंतर है हमारा प्रतिबल और संपीड़न में। पर एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे भी संपीड़न दिख रहा है, यहाँ पे भी लंबवत है। अगर मान लो ऐसा प्रतिबल हो जहाँ पे कैसा हो, अभिलंबवत हो, कैसा हो, अभिलंबवत हो, और वहाँ पे संपीड़न हो रहा है, तो हम उसको दाब बोल सकते हैं। मतलब प्रतिबल दाब हो सकता है। यही यहाँ पे ऐसा ही केस है, ठीक है। केस क्या है समझते हैं। पहले था तुम्हारा ऐसा, ठीक, इसमें हर दिशा से लंबवत बल लग रहा है। कैसा लग रहा है, लंबवत लगा दिए तो क्या हो जाएगा, घट के इसका वॉल्यूम कम हो गया, v माइनस डेल्टा v हो गया। पहले क्या था, v था। तो यहीं पे यहाँ पे हमको दोनों डेफिनेशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले कौन सा विकृति लग रही है, अभिलंब, सॉरी प्रतिबल कौन सा लग रहा है, अभिलंब प्रतिबल। तो ये चूंकि लंबवत लग रहा है और साथ साथ इसमें संपीड़न हो रहा है, दब रहा है, ठीक है ना, कंप्रेस हो रहा है, तो ये बराबर होगा किसके, दाब में वृद्धि के। किसके बराबर होगा, दाब में वृद्धि के। उसको हम बोल रहे हैं डेल्टा पी, छोटा वाला पी, ठीक है। यही बात है, यही हम समझना चाहते हैं कि प्रतिबल और दाब में अंतर क्या होता है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लास्ट में वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये हो गया अभिलंबवत प्रतिबल, ये है हमारा प्रतिबल की जगह पे जाएगा। अब एक हो गया ये हो गया प्रतिबल, तो हो गया। आयतन विकृति में क्या दिक्कत हो रहा है, आयतन विकृति में दिक्कत ये हो रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चेंज इन वॉल्यूम कैसा आ रहा है, निगेटिव। तो ये मतलब दाब में वृद्धि करने पर क्या होता है, दाब को जब हम बढ़ाते हैं तो वह उसका आयतन कम होता है। इसलिए यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन ऐसे है, ये रखेंगे। तब अब बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर सिंपल सा है डेल्टा पी अपॉन माइनस डी वी अपॉन वी। मतलब ऐसे लिख दो, ये है तुम्हारा क्या, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे भी मात्रक क्या होगा, यहाँ पे भी मात्रक वही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से ये भी ध्यान में आ जाएगा तुमको कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, ये तुम्हारा दाब का भी मात्रक होता है, मतलब पास्कल, है ना। एक पास्कल बराबर क्या होता है, कभी भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वही फार्मूला है ना। और जो इस दाब का होगा वही तुम्हारा इसका होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलो चाहे पास्कल बोलो, ठीक है। इसमें एक जुड़ा एक टर्म है, उसको हमको ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं संपीड़ता। क्या बोलता है, एक टर्म है संपीड़यता, संपीड़ता इंग्लिश में समझते हैं कंप्रेसिबिलिटी, है ना। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी भी पदार्थ को हम कितनी आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब जिसकी संपीड़नता ज़्यादा होगी मतलब उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो बताओ, अब पहले इसका एक्चुअल फार्मूला समझते हैं। इसको बीटा से दर्शाते हैं, ध्यान रखना चाहिए, बीटा। तो
तो संपीड्यता बीटा बराबर क्या होता है, 1/1 आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, है ना, मतलब तुम्हारा b, मतलब बीटा बराबर क्या होता है 1/b। ठीक है, मतलब बीटा अगर क्या है, अधिक है, अधिक का मतलब आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, उसको आसानी से हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो बताओ इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जैसे इसका उल्टा होगा, तो समझ ही रहे हैं, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, है ना, ये तो समझ ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, संपीड़ितता ये हो गया। इसको हम इसका मतलब बताओ कि भैया बताओ इसको कि यह ठोस में ज़्यादा होगा कि द्रव में कि गैस में, संपीड़ितता किसकी ज़्यादा होगी, मतलब किसको आसानी से, जिसको हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं तो उसकी संपीड़ितता ज़्यादा होगी, मतलब गैस की ज़्यादा होती है, फिर द्रव की, फिर ठोस की। समझ गए, ये क्रम इम्पॉर्टेंट है, ये क्रम पूछ सकता है। अब आ गया लास्ट वाला, लास्ट है तुम्हारा दृढ़ता या अपरूपण गुणांक या प्रत्यास्थ गुणांक, जो भी है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इसका तुम्हें पता है, रिजिडिटी, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया था एक को, ऐसा था, यहाँ पे क्या था तुम्हारा, ये चेंज होके, इसे मार्कर के मदद लेते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। तो इसमें थीटा चेंज हुआ था, यहाँ पे सब जगह थीटा है। थीटा क्या था हमारा, थीटा था हमारा क्या, अपरूपण विकृति। कितना था, m/L, जो ये L ये चेंज हुआ L, और जो इसका स्टार्टिंग में L था, है ना, क्यूब था तो उसका L ही था, तो ये जो चेंज हुआ है, tan थीटा निकाल कर हम लोग एंगल निकाले थे, याद है, अपरूपण विकृति, ये हो गया तुम्हारा विकृति। यहाँ पे बल कैसे लग रहा है, बल यहाँ पे ऐसे लग रहा था, वो उस बल का नाम क्या था, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, है ना। यहाँ पे कौन सा प्रतिबल काम करेगा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, है ना, या अपरूपण विकृति, अपरूपण बल, है ना। तो इसका मान क्या होगा यहाँ पे, इसका मान भी वही F/A, जो एरिया पे लग रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट करो। हाँ, इसको ये तो बताना भूल ही गए, इसको इसे दे सकते हैं ईटा, है ना, ईटा से दे सकते हैं। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, ईटा बराबर हो जाएगा ये प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, तो क्या हो जाएगा F/A/थीटा, मान रखो F/A/ छोटा वाला L बाई बड़ा वाला, हो गया। तो ईटा बराबर क्या जाएगा, F/L/A/L, मात्रक क्या होगा, वही होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सारा जो तुम्हारा गुणांक है, ये 3 गुणांक हो गए। अब इम्पोर्टेंट क्या आ गया, अब है संबंध की बात, कि तुम्हारा जो है y में, ठीक है, बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थ गुणांक में, यंग प्रत्यास्थ गुणांक में, और ये क्या है तुम्हारा ईटा, मतलब दृढ़ या अपरूपण गुणांक में, और पॉइजन रेशियो, ये क्या है यहाँ पे, पॉइजन अनुपात, है ना, इनके बीच क्या है, एक संबंध है। इस संबंध को हमको याद में रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस मतलब ये दे दिया तो ये निकालो, ये दिया तो ये दिया तो ये निकालो, है ना, तो उसमें काम आएगा। इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं जानेंगे, पर हम इसका
क्या कौन कौन सा जो है इसमें संबंध है वो समझेंगे, वो याद रखेंगे। ठीक है, पहला समझ लेते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि 2 को याद करो, तीसरा चौथा अपने आप वापस आ जाएगा। पहले y प्रत्यास्थ गुणांक, बल्क मॉडुलस और तथा सिग्मा में संबंध समझते हैं। संबंध, ये का संबंध कैसा होता है, y बराबर 3b1 माइनस 2 सिग्मा, ये हो गया, इसको याद रखेंगे। दूसरा, y में, ईटा में तथा सिग्मा में संबंध, इसको याद रखेंगे। इसका संबंध कैसा है, y बराबर 2 ईटा, देखो यहाँ भी y बराबर लिखे थे, यहाँ भी y बराबर याद कर रहे हैं। y बराबर 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा, यहाँ पे y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब उसके बाद क्या, मान लो हमको इसका इसके और इसके में संबंध चाहिए, तो क्या करोगे, इसको इसको इक्वल कर दो, आ जाएगा, है ना, एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तब निकाल लोगे। 2 ठो याद है, तो जो तीसरा होता है y बराबर 3 बीटा अपॉन 3 बीटा प्लस ये तो आ जाएगा। ठीक है ना, 9 है यहाँ पे। ठीक है, ये निकल जाएगा। चौथा भी निकल जाएगा कि सिग्मा बराबर 3b माइनस 2 ईटा अपॉन 6b माइनस प्लस 2 सिग्मा, ये सब अपने आप आ जाएगा। इसलिए ये दोनों याद रखो और मज़े करो, ये दोनों आपस में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो उसको हमको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्या है, अभी तो मैंने यहाँ पे बताया कि यंग मॉडुलस होता है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा है, पर एक्चुअली में जो ठोसों के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठोसों के लिए साधारणतः क्या होता है, जो तुम्हारा ईटा होता है वो 3 ऐसे होता है, y बराबर 3 ईटा होता है साधारणतः। इसको याद रखेंगे एज ए डाटा, है ना, एज अ नॉलेज कि y बराबर 3 ईटा होता है ठोसों के लिए साधारणतः। अब ये बताओ, प्रत्यास्था जो गुणांक हम लोग पढ़े हैं, है ना, उससे हम लोग क्या बता रहे हैं, इसका मतलब समझो कि जिसका प्रत्यास्था गुणांक, जिस पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक ज़्यादा होगा, मतलब वो पदार्थ कैसा है, ज़्यादा प्रत्यास्थ है ना, वो कैसा होगा, ज़्यादा प्रत्यास्थ, उसका प्रत्यास्थ गुणांक ज़्यादा, उसका प्रत्यास्थता की जो गुण है उसमें ज़्यादा है, प्रत्यास्थ अधिक होगा, है ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/Δl है ना, कम ही चेंज होगा। ठीक है, वापस अपने पुरानी स्थिति में आ जाएगा। उसी तरह b में भी है, b इज प्रोपोर्शनल टू 1/Δv है, इसमें भी ऐसी केस है। और ईटा में भी वही है, ईटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/θ है। इसीलिए जो इसका प्रत्यास्थ गुणांक ज़्यादा होगा वह क्या होगा, वह पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ होगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं पदार्थ की प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारक। इस पर मैं कुछ स्क्रीनशॉट लास्ट में वीडियो में सेंड कर दूंगा, पर अभी के लिए कुछ जो मेन पॉइंट है वो समझा देते हैं। इसकी धातु कोई है, उस पर परत चढ़ा देंगे तो उसकी प्रत्यास्थता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, धातु की परत चढ़ाने पर उसकी प्रत्यास्थता घट जाती है। किसी पदार्थ में अशुद्धि डाल दिए हैं तो उसकी प्रत्यास्थता बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अशुद्धि डालने पर उसकी प्रत्यास्थता कम भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो उसको कोई कुछ काम करें। ठीक है, अधिकांश पदार्थ का जब ताप को हम लोग बढ़ाते हैं ना, ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रत्यास्थता घटती है। पर मिश्र धातु के केस में क्या होता है, प्रत्यास्थता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता बढ़ जाएगी। लास्टली हम बात करेंगे किस पे, विकृत वस्तु में संचित ऊर्जा, है ना, इस ऊर्जा की बात करेंगे। इस ऊर्जा को एक चीज़ और बोलते हैं, प्रत्यास्थ
स्थितिज ऊर्जा, इसमें कोई फार्मूला आप याद मत करिए, बस एक सिंपल सा बात है कि U बराबर, U मतलब जो स्थितिज ऊर्जा है, U प्रति एकांक आयतन में, सिंपल करने के लिए U बटे आयतन बराबर 1/2 इंटू प्रतिबल गुणे विकृति। बस यही फार्मूला है, इसी को याद रखेंगे। ठीक है, इस फार्मूले से सारा हो जाएगा। ठीक है, और मैं आगे इसमें जो है आपको वो जो मैंने बोले हैं स्क्रीनशॉट देने के लिए, वो मैं दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ सपोर्ट अस by subscribing and like to the video. Thank you.